डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटीरियलाइज्ड। ठीक है। तो मटीरियल होता था शेयर सर्टिफिकेट। 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है कि लोगों के पास वो स्किल सेट नहीं है। हमने 12वीं फेल मूवी देखी। हाँ। एक व्यक्ति को अगर कुछ बनना है तो उसमें सनक चाहिए। आज क्रिप्टो करेंसी चाहे हम दुखी हो, खुश हो, रोए पीटे, अपना ली गई। हमें रेंट पे रहना चाहिए या फिर खुद का घर खरीदना चाहिए? रिलायंस का टैगलाइन क्या है? ग्रोथ इज लाइफ। वो लोग ग्रोथ के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। मनमोहन सिंह जी तो लेजेंड है, तो उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 साल में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है? टोक्यो डाउनटाउन में $90,000 पर स्क्वायर फीट में घर मिलने लगते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को भी आप किस तरह से देखते हैं अगले 10 साल में? मुझे ऐसा लगता है अगले 10 से 20 साल इंडिया का टाइम है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आज तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए। तो मेरी जर्नी बड़ी सिंपल साधारण, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की होती है वही है। पापा पहले ONGC में काम करते थे, तो बड़ौदा में सबसे पहले बड़ौदा में थे। मेरा बर्थ 1984 में हुआ गंगानगर में, राजस्थान में। फिर बड़ौदा मूव हुए, बड़ौदा से आसाम मूव हुए और आसाम से फिर 1991 में बॉम्बे आ गया था। तो जब बॉम्बे आया तो उसके बाद बॉम्बे की चकाचौंध ने हमें रोक लिया और उसके बाद फिर अगले 23 साल के आसपास मैं बॉम्बे में ही था। मेरी पूरी एजुकेशन, चाहे वो स्कूलिंग है, इंजीनियरिंग है, MBA है, वो सब बॉम्बे में हुई। और वही कठिनाइयाँ थी बिकॉज 90s के एरा में इनकम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती थी और दादाजी की तबीयत ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो वो साथ में रहते थे। और छोटा सा 1 बेडरूम हॉल किचन में हम 5 लोग होते थे दादाजी के बॉम्बे में। और क्योंकि वहाँ नहीं मिलते थे इतने बड़े घर तब, और ONGC एम्प्लॉयज़ को कितना ही बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट क्वार्टर, बिल्कुल गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। बट पेरेंट्स का फोकस हमेशा एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा था। पापा का फोकस नंबर्स पे बहुत ज़्यादा था। तो वो खुद बहुत बड़े अच्छे मैथमेटिशियन हैं, तो उन्होंने मेरे पे भी इन्वेस्टमेंट किया, मैथमेटिक्स अच्छे से सिखाया। तो वो चीज़ें मुझे बेनिफिट कर गई और फ्रुगैलिटी सीखी लाइफ में, यानी कि कम पैसे में रहना सीखा। और ये सारी चीज़ें मेरे बाद में एक, जैसे कहते हैं ना, बॉडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर में फीड हो गया। तो वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्रुगैलिटी पे बेस्ड है। तो आजकल के बच्चों का थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेंसिव चीज़ों पे बेस्ड है, मेरा थोड़ा फ्रुगैलिटी पे बेस्ड है। फिर पापा इन्वेस्टमेंट में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे से क्लरिकल काम कराया। तो पहले वो डिविडेंड के चेक आते थे, तो डिविडेंड सीधा क्रेडिट हो जाता अकाउंट में। तो एक चेक आता था, उसके साथ एक फोलियो होता था, तो फोलियो पे पता चलता था कि कितने रुपए, कितना डिविडेंड, कितने शेयर, कौन से कंपनी का। वो हमेशा से बहुत हैवी रहे इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक में। नहीं, सिर्फ ONGC के नहीं, तो उनके पास तो पूरा जो है कार्टन भर के स्टॉक्स थे अलग अलग। तब एक फॉर्म होता था, फिजिकल फॉर्म होता था शेयर्स का, तो वो दिखाते थे कि मैंने कंपनी में डाला, ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी में डाला, ये कंपनी डूब गई। तो हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते थे, पर उसका कोई वैल्यू नहीं होती थी, 0 वैल्यू सर्टिफिकेट्स थे। तो काम कैसे करता था जब ऑफलाइन था, डीमैट अकाउंट्स नहीं थे, तो कैसे? हाँ, तो आप शेयर खरीदते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, वहां पे जाकर खरीदना होता है ब्रोकर के थ्रू? उनके रजिस्टर्ड ब्रोकर से खरीदते थे आप स्टॉक, और आपको जो है शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था। मतलब जब डीमैट नहीं थे, ब्रोकर्स थे। लेकिन आपको डीमैट का फुल फॉर्म पता है? नहीं, मैं बताता हूँ। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटीरियलाइज्ड। हाँ, ठीक है। हाँ। तो डीमटीरियलाइज्ड मतलब मटीरियल से हटा दिया। ठीक है। तो मटीरियल होता था शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी आज भी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, आज भी करती है, पर वो डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में करती है। भाई आपके पास रिलायंस के 10 शेयर हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो रिलायंस में हर शेयर को, जितने भी उनके शेयर है, चाहे उनका 400 करोड़ शेयर होंगे, पर हर शेयर का एक नंबर होता है। वो नंबर आपके पास होता है, आपको पता नहीं होता, पर वो आपके डीमैट में होता है। ठीक है। पहले वो नंबर फिजिकल फॉर्म में होता था। अब फिजिकल फॉर्म में पहले आपके पास वो शेयर था, आपने मेरे को दे दिया। अब वो फॉर्म शेयर पे लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 10, यानी वो शेयर 10 शेयर का फॉर्म हो गया, 10 शेयर का शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा। तो आप उसके पीछे साइन करते थे, मैं साइन करता था कि आपने बेच दिया, मैंने खरीद लिया, मैंने आपको कंसिडरेशन दे दी है उसकी। तो कल को आप आके कंटेस्ट नहीं कर सकते। और इसमें भी ब्रोकर की जरूरत होती थी? बिल्कुल होती थी। बिना ब्रोकर बेच ही नहीं सकते हैं? नहीं होता। ऐसे नहीं था कि आप अपनी मनमर्जी से आए और हाँ, जैसे हम दोनों कहीं और दूर मिले और हमने कर दिया। नहीं, वो प्रॉपर, क्योंकि रिकॉर्ड होना होता था ना, कंपनी के रिकॉर्ड्स में जाता था नया शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि शेयर होल्डर को AGM का नोटिस भेजना पड़ता है, उसको बैलेंस शीट भेजनी पड़ती है हर साल, तो ये सब होता था। तो आपने अभी तक सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक में किया है या किसी और एसेट में किया है? देखिए, मैं स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता, मैं इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। तो क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना हमारा काम नहीं है, जबकि मैं CFA हूँ, मेरे पास ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है कि एक स्टॉक को कैसे वैल्यूएट करा जाता है, पर मैं खुद नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरा मेन काम नहीं है। ठीक है। मेरा मेन काम है बिजनेस कंसल्टिंग करना या फिर फाइनेंस सिखाना
वो मेरा मेन काम है, कंटेंट क्रिएट करना। स्टॉक मार्केट में आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो डायरेक्टली तो आपको बैठे रहना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अचानक से कोई न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। तो मैं ये सब हेडेक क्यों लूँ? एक अच्छा फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में बैठा हुआ है, उसका रोज़ का काम है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो मुझसे बेटर डिसीजन ही लेगा। मैं तो उतने अच्छे डिसीजन ले नहीं सकता, तो इसलिए मैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। बॉन्ड्स में बहुत कम इन्वेस्ट। आपको क्या लगता है कि सेफ साइड पे रहने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी कौन सी एज होती है जब हम सबसे ज़्यादा रिस्क लेने के कैपेबल होते हैं? ठीक, इसका एक फ्रेमवर्क है, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। यानी अगर आज आप 25 साल के हो, ठीक है, तो 100 में से 25 माइनस करो, कितना हुआ? 75 हो गया। तो अगर आपके पास 100 रुपए डालने को है तो 75 रुपए इक्विटी में डाल दो। अच्छा, ठीक है, तो 100 माइनस एज इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। ये बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। आप 20 साल के हो तो 80% इक्विटी में डालो, 30 साल के हो तो 70% इक्विटी में डालो, 40 साल के हो तो 60% इक्विटी में डालो। तो ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट अपने आप कम होने लग जाएगी। बाकी 25%? बाकी आप अपना डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हो, यानी कि आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, गोल्ड बॉन्ड ले लिया, आरबीआई का बॉन्ड ले लिया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया। तो इस तरीके की चीजें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। अभी ना बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बस ये चीज़ समझा रहे होते हैं कि एफडी खराब है, एफडी में पैसा मत डालो, स्टॉक्स में डालो, एसआईपी में डालो। आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है? देखिए, एफडी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि एफडी क्या है, आपको एक लॉन्ग टर्म में वो नहीं दे सकता, क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे सकता। ठीक है, एफडी तो मतलब सबसे सिंपल तरीके की आपकी पैसिव इनकम हो गई है। एफडी में आपको पैसे कमाने तो आपका एफडी का बेस बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ की एफडी है तो आप साल का 6-7 लाख रुपए कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा एफडी खराब है। कुछ एफडीज होती हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी दे देती हैं, कुछ 8% तक दे देती हैं, 9% तक दे देती हैं। जैसे श्रीराम फाइनेंस करके कंपनी, वो बहुत एफडीज रिलीज करती है, बजाज फाइनेंस करती है। तो अगर आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स चाहिए तो आप उनकी एफडी में भी डाल सकते हो पैसा। बैंक की एफडी में भी रखना चाहिए थोड़ा पैसा। देखिए, जो भी फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। देयर आर 3 थिंग्स इन पर्सनल फाइनेंस। पहला है बजटिंग। आपकी लाइफ की बजटिंग आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, आप रोज कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कौन सी चीज पे कर रहे हो, आपका ट्रैवल कन्वेंस पे कितना खर्चा जा रहा है, खाने पे कितना जा रहा है, बिजली पानी पे कितना जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज बजटिंग। सेकंड इज आपके पास एक रेनी डे फंड होना चाहिए। रेनी डे फंड मतलब कब को कुछ अनाम शनाम हो गया, कुछ खराब हो गया, जिसे हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी फंड आप एफडी में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपने ये तय कर लिया कि भाई आपकी मेरी 12 महीने की इनकम, मेरे को 12 महीने के खर्चे है। फॉर एग्जाम्पल आपका हर महीने का 50,000 का खर्चा है, तो 12 × 50,000 6 लाख रुपए हो गए। आपने 6 लाख रुपए की एफडी बना के रख दी। यार ये मैं रिटर्न्स के लिए रख ही नहीं रहा, ये तो कल को मेरे पे आपदा विपदा आ गई उसके पैसे हैं। तो अब आपको रिटर्न से मतलब ही नहीं है ना। अब आप उस पर रिटर्न्स मत ऑप्टिमाइज करो या मैक्सिमाइज करो, आप छोड़ दो उस 6 लाख रुपए को। वो 6 लाख उस दिन के लिए जिस दिन कुछ खराब हो, और नहीं होगा तो भगवान की कृपा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एफडी में पैसा मत डालो, पर आपका बिल्कुल बकेटिंग क्लियर होना चाहिए कि मेरा बजटेड पैसा क्या है, मेरे को कितना महीने का खर्चा चाहिए, उस महीने के खर्चे का 12 महीने का खर्चा मेरे पास इमरजेंसी फंड में रखा होना चाहिए। ठीक है, विच कुड बी इन एफडी। और तीसरा आपका पिलर है पर्सनल फाइनेंस का, वो है इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लानिंग। तो आपके लाइफ के बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे आपकी शादी होती है, एजुकेशन होती है, आपकी नहीं होगी पर आपके बच्चों की होगी, बच्चों की शादी होगी, आपके वेकेशंस होंगे, आपके गाड़ी खरीदनी है, आपने कोई गोल सेट किया लाइफ में, घर खरीदना है, उसके लिए आपको प्लान करना होता है। तो वो आपका तीसरा पिलर होता है कि मेरे को 5 साल बाद इतना पैसा चाहिए, 10 साल बाद इतना पैसा चाहिए, 20 साल बाद इतना चाहिए। और फाइनली आप करते हो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें आप कहते हो यार मैं समझो आज आप 23 साल के हो और आप 50 की उम्र में रिटायर होना चाहते हो, तो आज से 27 साल बाद आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए ताकि आप प्यार से रिटायर कर सको। तो ये आपका 3 एलिमेंट्स होता है पर्सनल फाइनेंस का, और इसी पे आपका सब कुछ बेसिकली निर्भर करता है। जैसे कि सर इंडिया में मैंने सुना है, एक तो लिस्ट आती है हमारी जिसमें कि सबसे अमीर लोगों की लिस्ट होती है, जिसमें अडानी जी, अंबानी जी और सारे बड़े बिलियनर लोगों का नाम होता है। वहीं पे ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 99% वेल्थ सिर्फ कुछ ही लिमिटेड लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है वेल्थ में, इस चीज़ को कैसे इक्वलेट किया जाए, कैसे हर किसी तक पहुंचाया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? बहुत बढ़िया। देखिए, ये बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, एंड हो सकता है मेरे रिमार्क्स कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, पर मैं माइंडसेट से कैपिटलिस्ट हूँ। ठीक है, मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं कैपिटलिस्ट हूँ माइंडसेट से। और क्यों, उसका मैं कारण दूंगा, एंड हो सकता है सोशलिस्ट लोग जो होंगे वो फील करेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट इट्स ओके। सब वी आर ऑल, हम लोग का इतना तो अधिकार है कि हम अपनी सोच को अपना रख सकते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया में, ये बिल गेट्स ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बोलता हम एक काम करते हैं, जितने लोग हैं ना, हम सब अपनी वेल्थ को एक कॉमन पूल में डालते हैं
और देश दुनिया में जितने लोग हैं 850 करोड़ लोग हैं, हम इन 850 करोड़ लोगों में इक्वली बांट देते हैं। ठीक है, जैसे आप इक्वली बांटोगे, आपके पास भी सेम पैसे, मेरे पास भी सेम पे, लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद बिल गेट्स कहता है कि 10 साल के अंदर जो अमीर थे वो वापस अमीर हो जाएंगे और जो गरीब थे वो वापस गरीब हो जाएंगे। ठीक है, अभी पीछे आपने केबीसी की एक स्टोरी सुनी होगी जहां पे एक व्यक्ति को 7 करोड़ की लॉटरी लगी थी, बिहार से था। ठीक है, 7 करोड़ की लॉटरी लगी और विद इन 2 years 3 years वो वापस भीख मांग रहा है। अब एक आदमी जिसको 7 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है, उसके बाद भी अगर वो 2-3 साल बाद भीख मांग रहा है, तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई वेल्थ डिविजन गलत है, ये प्रॉब्लम ये है कि उसको मनी मैनेजमेंट आता नहीं है। उसकी प्रॉब्लम उसकी मानसिकता में। कुछ लोग मैंने देखा है कि 50,000 रुपए की इनकम भी होती है महीने की, वो फिर भी 10-15 हजार रुपए बचा लेते हैं। और कुछ लोग मैंने देखा है कि 7-7, 8-8 लाख रुपए महीना कमा रहे होते हैं पर फिर भी महीने का पैसा नहीं बचा पाते। तो जरूरी क्या है, पैसा बनाना या पैसा बचाना? देखिए, पैसा बना के बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें ये ज्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा बनाते हो, आप उस पैसे के साथ ध्यान रखें आपका बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, ये 3 पिलर है किसी भी पर्सनल फाइनेंस के। तो जब आप बजटिंग की बात करते हो, बजटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मैं एक 30 रुपए में रहूंगा। ठीक है, अब वो 100 रुपए आपके लिए 1 लाख हो सकता है, मेरे लिए 2 लाख हो सकता है, किसी और के लिए 50,000 हो सकता है। तो आपको अपनी मीन्स उस हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे। आप जोमेटो से अगर 10 बार मंगा सकते हो तो सामने वाले को हो सकता है सिर्फ 2 बार मंगा सकते हो सकता है मैं जोमेटो से 10 बार 20 बार मंगा सकता हूं। तो ये बात हमें देखनी है कि हमारी जो इनकम है उसमें इतनी क्षमता है क्या। आज आप जिम जाते हो, ठीक है, पहले दिन जिम जाके तो 100 किलो का डंबल नहीं उठाते, आप पहले दिन जाके 2 किलो का डंबल उठाते हो, फिर 5 का उठाते हो, फिर 10 का उठाते हो। क्या कर रहे हो आप? अपनी क्षमता बना रहे हो। इसी तरह इनकम में भी पहले आपको क्षमता बनानी पड़ती है। आप अपनी क्षमता बनाओ, इनकम बढ़ाओ। आप मुझे बात बताओ, आपने तो इतनी यंग उम्र में चालू किया, आज आप जितना महीने का कमा रहे हो, 4 साल पहले उतना महीने का कमाते थे क्या? 4 या 5 साल पहले नहीं। तो आपने क्या किया इस 5 साल में? क्षमता बनाई। स्केल क्या है? स्केल क्या मतलब? क्षमता बनाई कि भाई मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी बिजनेस कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो शायद आप तब समझो अगर 10,000 कमा रहे होते तो आज 2 लाख कमा रहे हो। एक्सपेंड करने की कोशिश की। हाँ, ठीक है, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत करी, क्षमता बिल्ड करी। ठीक है, अगर मैं बाहर बैठा हूं पिक्चर में और मैं किसी गवर्नमेंट स्कीम के भरोसे जिंदा हूं कि मेरे को कोई 6,000 रुपए महीना देके जाएगा तो मेरे घर में राशन आएगा, और फिर मैं गाली दूं कि अंबानी के पास पैसा क्यों है, अडानी के पास कैसा क्यों है, वो 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 40 साल से लगे हुए हैं, 50 साल से लगे हुए हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी लगे हुए हैं, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है ये बात करने। तो क्या ये गवर्नमेंट फ्रीबी स्कीम्स हैं जो ये लोगों को आलसी बना रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट फ्रीबी स्कीम गवर्नमेंट लोगों को आलसी नहीं बनाती। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि जो लोग आज सक्षम नहीं है उनको एटलीस्ट जीवित रखने तक का पैसा उनके पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये उनकी गलती है। किसकी? सरकार की या लोगों की? जो सक्षम नहीं है, बिल्कुल उसी की गलती है। हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई अहमदाबाद इस देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। IIT बॉम्बे इस देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। एक क्लासरूम में सब लोग जमा हुए, 200 लोग जमा हुए। हाँ। ठीक है, सबको 4 साल सेम एजुकेशन मिलती है। हाँ। ठीक है, कोई फर्क पड़ता है क्या प्रोफेसर की तेरे को कम पढ़ाऊंगा, तेरे को ज्यादा पढ़ाऊंगा? IIT की लाइब्रेरी सबको एक्सेसिबल है। ठीक है, आप अगर समझो हम दोनों स्टूडेंट हैं तो हम दोनों को सेम एक्सेसिबल है। कंप्यूटर सेम एक्सेसिबल है, रिसर्च पेपर सेम एक्सेसिबल है, एनवायरमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। आपकी 10 लाख रुपए की नौकरी लगती है, मेरी 20 लाख की लगती है। गलती किसकी? मेरी। बस। तो अगर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर भी 2 अलग लोगों को जिनको सारे संसाधन सेम थे, सब कुछ सेम चीज मिली थी, अगर उनमें भी ऐसी स्थिति आ रही है कि एक व्यक्ति कम कमा रहा है, एक व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, तो इसमें गलती IIT की नहीं है। ठीक है, गलती उस स्टूडेंट की है जिसने शायद उस एनवायरनमेंट से बेस्ट नहीं निकाला या अपना बेस्ट नहीं। सेम IIM में है, सेम जॉब में है, 2 लोग साथ में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 2 लोग साथ में। अच्छा, चाटुकारिता आप जॉब में कह सकते हो कि ठीक है यार, किसी ने चाटुकारिता करी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा? CEO तो नहीं बनेगा ना। हाँ। ठीक है, 1 लेवल बढ़ जाएगा, 2 लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद तो काम ही करना पड़ेगा ना। बिना काम के तो काम, चाटुकारिता भी काम नहीं आती, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो व्यक्ति अगर काम करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ बैठा है किसी कोने में, किनारे में, अपने पंचायत में बैठा है और पंचायती कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, देश के टॉप व्यापारी को गाली दे रहा है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। अभी जो सबसे अमीर लोग हैं, जैसे अंबानी जी और अडानी जी को बहुत लोग हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा बनाया है, वो अमीर हैं। तो अमीर लोगों से नफरत करने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया। लेकिन हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर रही है। और ये जो ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें गवर्नमेंट आपको महीने का एक अमाउंट देती है, उसमें क्या होता है, हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं। चाहे फिर हम बेरोजगारी के लिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है कि लोगों के पास वो स्किल सेट नहीं है कि उनको जॉब मिले।
सही। देखिए स्किल सेट के लिए भी सरकार बहुत मेहनत करती है। हमने 12वीं फेल मूवी देखी। हाँ। एक व्यक्ति को अगर कुछ बनना है तो उसमें सनक चाहिए, वो सनक थी उसमें, और वो सनक के कारण आया, उसने 3 बार एग्जाम दिया, फेल हुआ, इंग्लिश नहीं आती थी, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स थी उसने वो अचीव करके, उसको ओवरकम करके अपना एक जो टारगेट था वो अचीव किया, चाहे उसको टाइम ज्यादा लग गया पर उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। ठीक है, तो अगर आज भारत में किसी को कुछ भी अचीव करना है, तब बहुत मुश्किल था जब उसने वो अचीव किया था, आज बहुत आसान है। आज आपके पास फ्री यूनिवर्सिटी है, लर्निंग यूनिवर्सिटी, यूट्यूब है, आप और मैं बैठ के यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें सुन के कुछ लोग अपनी जिंदगी में चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जिसमें जो कंटेंट कॉलेज में नहीं मिलता उससे बेटर कंटेंट आज आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है। तो भाई लो ना, आपकी गलती आप नहीं ले रहे। इसमें हमारे कॉलेजेस और जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें फाइनेंसेस के बारे में कहीं बात ही नहीं होती है। अगर बंदा एक बार जाके कॉमर्स लेता है उसके बाद भी उसको ये समझ में नहीं आता है कि पर्सनल फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज करें। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम अपने स्कूल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ एक बेसिक समझ हो फाइनेंस की, ऐसा आपको लगता है कुछ? देखिए अब NEP आया है तो उसमें तो ये एजुकेशन पॉलिसी, तो बट मेरे केस में क्या है, मैं तो मेरे बेटे को, मेरा बेटा 10 साल का हो जाएगा इस महीने, तो 10 ईयर्स का है, बट उसको मैं फाइनेंस के सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद रीजनेबली, जितना एक बच्चे को पता हो सकता है उतना उसको पता है कॉन्सेप्ट, सेविंग्स के बारे में, एम्प्लॉयड क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सारी बुक्स वो पढ़ाता हूँ मैं उसको। तो ये जो फाइनेंस एजुकेशन है ये मारवाड़ी परिवारों में शुरू से मिलती आई है, क्योंकि ये डिनर टेबल डिस्कशंस होते थे। ठीक है, बाकी जो मिडिल क्लास परिवार थे जो नौकरी करते थे, वहां पे पैसे का डिस्कशन करना तो बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स बताना नहीं चाहते थे उनके पास क्या पैसे है क्या नहीं है, पैसा कैसे मैनेज करते हैं, तो वो मानसिकता बन जाती है। इसलिए मिडिल क्लास बच्चे बहुत इजीली उस लेवल पे आ नहीं पाते फाइनेंशियल फ्रीडम के, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि यार मैं पैसे के बारे में बात ना कर लूं, पैसे के बारे में बात करना खराब बात है, पैसा तो दुश्मन है हमारा, पैसे वाले तो चोर होते हैं। ये वो आज भी वो मानसिकता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं हार्डकोर कैपिटलिस्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मुकेश अंबानी कोई नया काम करेगा तो उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो देश के सप्लायर्स को भी पैसा देगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। कल मैं जियो के जब एनरोलमेंट हुआ था तो उनके एक व्यक्ति थे जो पूरा ऑपरेशन देखे थे, उनके साथ बैठा, तो वो कहते हैं कि जियो का डेटा टेस्टिंग की भाई हर जगह नेटवर्क आ रहा है, उसके लिए उन्होंने हर स्टेट में 10,000 लोगों को जो बेरोजगार थे, जिनके पास बाइक थी, बेरोजगार थे और जिनके पास बाइक थी, ज्यादातर सबके पास बाइक होती है, 40,000 की स्प्लेंडर या जो वो खरीद लेते करके, तो वो लोगों को बोला कि आप दिन भर घूमो 100 किलोमीटर, आपको 8 रुपए पर किलोमीटर मिलेगा, और वो चेक कर रहे थे कि कहां कहां पॉइंट्स पे नेटवर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज ये पैसा किसने दिया है? 10,000 रुपए मुकेश अंबानी ने दिया ना, मतलब रिलायंस ने दिया। और किनको दिया है? जो घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे थे, उनको बोला यार थोड़ा काम कर लो, दिन में 100 किलोमीटर कुछ ही नहीं कर रहे, 100 किलोमीटर बाइक चला लो। ठीक है, तो हम तुम्हें 8 रुपए पर किलोमीटर यानी 800 रुपए दे देंगे, यानी 24,000 रुपए महीने का दे देंगे, 5-7 हजार का तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा होगा, तो भी तुम 15-16 हजार रुपए कमा लोगे। तो आज अपॉर्चुनिटी क्यों क्रिएट हो रही है? आज वही लोग बैठ के डेटा कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोई एक मुकेश अंबानी था जिसने सोचा था यार मैं 10 साल के अंदर गांव-गांव, कूचे-कूचे, गली-गली में इंटरनेट पहुंचा दूंगा, तो आज इसलिए तो वो देख पा रहा है नेटवर्क। और ये इतना बड़ा बदलाव हुआ है बिजनेसेस के लिए। अभी पहले जो लोग डिजिटल इंटरनेट का कुछ समझते ही नहीं, तब हर बिजनेस की मजबूरी बन गई इंटरनेट पर आना। और आप देखो आज फ्रांस का प्रधानमंत्री आता है तो वो देखता है कि भाई हम लोग 1 सेकंड के अंदर पैसा इधर से उधर हो जाता है। हाँ, यूपीआई के चक्कर में यूएस में तो अभी मेरा एक दोस्त गया था, वो मुझे बता रहा था कि उनके यहाँ वो कार्ड स्वाइप वाला ऑप्शन अभी आया है, उसको देख के खुश हो रहे हैं। तो ये हाल है। अभी वो बताया, जयशंकर ने बताया कि जब वो और उसके बेटा यूएस में थे तो उनके बेटे ने फिजिकल फॉर्म दिखाया कि मेरी वो हुई थी, वैक्सीनेशन हुई थी। हाँ। और हमारे यहाँ डिजिटली हम दिखा रहे थे कि हमारी वैक्सीनेशन हुई थी। तो इंडिया काफी पॉइंट्स पे डिजी लॉकर एक बहुत अच्छी चीज है, डिजी यात्रा एक बहुत अच्छी चीज है। आज एयरपोर्ट पे मेरे को लाइन में नहीं खड़ा होना होता है, 1 सेकंड लगता है ब्रीज की तरह। मतलब मैंने एक बार कैलकुलेट किया, मैं कैब से उतरा और मैं अपने फ्लाइट के गेट पे 5 मिनट में पहुंच गया। 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिजी यात्रा था, तो पहले लेवल पे डिजी यात्रा में जल्दी एंट्री होगी। दूसरा, उनका सिक्योरिटी चेक अलग होता है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं होते, खट 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 अंदर घुसे और अंदर हो गए 5 मिनट्स के। और अभी वेब चेक इन का भी ऑप्शन है हमारे पास। ऐसी बहुत सारी चीजें ईज कर दी आपकी जिंदगी, आपको अपॉर्चुनिटी दी है सरकार ने। पहले अगर आपको व्यापार करना था, आपके पास इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल्स इजीली अवेलेबल नहीं थे 2006-8 में, आज हैं। आज आपको 3,000 रुपए महीने में वो सप्लायर की, बायर की लीड्स दे रहा है। तो मतलब रोने वाले रोते रहेंगे और काम करने वाले काम करते रहेंगे। तो सर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में पैसा भी डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। तो आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की रियल में कुछ वैल्यू है? देखो, वैल्यू पता है उस चीज की होती है जिसका एडॉप्शन हो जाता है। एडॉप्शन का मतलब है जो चीज अपना ली जाती है।
आज क्रिप्टो करेंसी चाहे हम दुखी हो, खुश हो, रोए पीटे, अपना ली गई है। ठीक है, अपना ली गई है, मतलब आज वॉल्यूमिनस ट्रेड्स उस पर हो रहे हैं, एक्सचेंजेस में काम हो रहा है। बिटकॉइन $60,000 पहुंच गया है, इथेरियम $3,000 पहुंच गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं खुद भी नहीं जानता इनके बारे में, बहुत कुछ थोड़ी बहुत एजुकेशन ली थी। मैं नहीं जानता कि क्या सब्सटेंस के बेसिस पे ये सब लिंक्ड है। जैसे रिलायंस में तो मेरे को पता है भाई, उनके पास तेल के कुएं हैं, उनके पास जामनगर रिफाइनरी है, उनके पास रिटेल का स्टोर है, तो मेरे को पता है यार कुछ तो है। वही इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आपने, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। पर यहां मेरे पास अभी इंट्रिंसिक वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए कुछ नहीं है। बट अगर बहुत पीपल एट लार्ज किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाती है। जैसे जोमैटो है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? उसके पास खुद की तो कोई ऑफरिंग है नहीं, वो तो बाकी रेस्टोरेंट्स का, बाकी दुकानों का ऑफरिंग करता है। पर लोगों ने अडॉप्शन कर लिया उस चीज का, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। उबर के पास क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है? कार तो उसकी है नहीं, उसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई। कैसे बनी? कि दोनों तरफ की जनता आ गई, ड्राइवर भी आ गए और इधर का क्लाइंट भी आ गया। तो उसी तरह एक बिटकॉइन करके चीज आई जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई, क्योंकि एक बायर भी आ गया उसका और एक सेलर भी आ गया उसका। तो जब ये इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है ना, तो नॉन इंट्रिंसिक वैल्यू वाली चीजों की भी वैल्यू बन जाती है। लेकिन क्रिप्टो में ना स्कैम्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि उसके पीछे कौन है हमें ये भी नहीं पता होता। हाँ, क्योंकि वो इतना ही ज्यादा वो है, मतलब इट्स ब्लैक बॉक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड है पूरे तरह से। और अभी तक ये भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है, बोलते हैं कोई जापानीज था जिसने BTC बनाया, लेकिन किसी को पता भी नहीं बिटकॉइन आया कहाँ से। तो जो हमारे स्टॉक्स हैं, जब यहाँ पे ट्रेड होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये BSE NSE अपना सेबी है, और स्टॉक एक्सचेंजेस भी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर, लेकिन क्रिप्टो में जो एक्सचेंजेस हैं, ये बाइनेंस है, वजीरएक्स है, इनका पता ही नहीं है कि इनके पीछे है कौन। बाइनेंस तो खैर बहुत बड़ी कंपनी बन गई, बाइनेंस का तो पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज हैं जिनका पता नहीं है। प्लस अभी अगर आप चाहो तो आप भी क्रिप्टो करेंसी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ। और जैसे हम स्टॉक में मैनिपुलेशन देखते हैं जो कि बहुत लोगों ने किया है, वो चीज़ क्रिप्टो में इस तरह से होती है कि आपने अभी निकाली, आपने एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया, आपकी क्रिप्टो, आपने कोई करेंसी, मान लो आपने संजय कॉइन निकाल दिया, अब आपने किसी एजेंसी को हायर किया कि भाई मैं चाहता हूँ इसको मार्केट करो, दबा के टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डालो, पर रजिस्ट्रेशन मैं तुम्हें ₹1 या ₹10 कुछ भी दूंगा। तो लोग क्या करते हैं, उसको इतने लार्ज स्केल पे मार्केट करते हैं कि वहीं से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें चला जाता है और एक दिन पता लगता है अब कॉइन ही नहीं। हाँ, सही है, पॉन्जी है, बेकार स्कीम। और दूसरी चीज ये होती है कि किसी भी चीज की वैल्यू क्रिप्टो में तब तक है जब तक वो लिमिटेड है। लाइक BTC फिर भी लिमिटेड है, उसके एक नंबर ऑफ 21 मिलियन, हाँ 21 मिलियन टाइम्स ही उसको माइन किया जा सकता है। लेकिन ये शिबा इनू, ये मीम कॉइन जो एलन मस्क हमेशा इनको उड़ाते रहते हैं, तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये जितना मर्जी निकाल, अनलिमिटेड सप्लाई। हाँ, क्योंकि ऑयल की भी इसीलिए वैल्यू है कि वो लिमिटेड है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस तरह की चीजों पर और स्ट्रिक्ट कानून आने चाहिए? इंडिया में ना लोगों को लॉटरी खरीदने का बहुत शौक है। पहले वो सिक्किम लॉटरी, ठीक है, अभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पता चला तो उसमें भी सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए तो वो भी एक लॉटरी कंपनी थी। ठीक है, लोगों को ना यहाँ 1 से 1000 बनाने का बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। ऑप्शंस बाइंग क्यों होती है? यही इसलिए होती है कि यार एक 15 का लॉट है बैंक निफ्टी का, ₹200 का ऑप्शन है, ₹3000 जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 3000 जाएंगे, पर घर आएंगे तो 30,000 घर आएंगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट इंडियंस का नहीं, एट लार्ज वैसे जनरली जनता का होता ही है। और एक चीज याद रखना कि जो चीज आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स प्रॉमिस करती है वो जनरली आपको फॉल्स, वो गलत ही होती है। हम इसे कहते हैं जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। यानी कि अगर आपको जंगल में गए और बहुत सुंदर लड़की दिख गई तो यार वो चुड़ैल होने वाली है, उसके बहुत कम चांसेस है कि वो रियल कोई है, कोई विच होगी वो, ठीक है, जो वहां बैठी हुई है। तो इसी तरीके से अपने को बायर बिहेवियर है। देखो वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, जो मुझे नहीं समझ आता मैं उसमें नहीं निवेश करूँ। आपको बिटकॉइन समझ आता है, आप निवेश करो। आपको नहीं समझ आता है, आप मत निवेश करो। बहुत सिंपल बात है, आप पहले उसको स्टडी करो। यार मैं आपके सामने आज एक सेब का 1 किलो सेब का बैग रखता हूं और मैं कहता हूं ये सेब जो है ₹5000 किलो, आप खरीदोगे क्या? नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है ना 5000। तो मतलब आपने कुछ तो रिसर्च की होगी ना, आपने कहा यार ज्यादा ज्यादा ₹300 किलो होंगे, ठीक है, कश्मीरी सेब है बहुत अच्छे, तो ₹500 किलो होंगे, ये 5000 कैसे हो सकते हैं? तो जब आप 5,000 रुपए के लिए इतना सरदर्द कर रहे हो, तो यार जब तुम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा तो रिसर्च कर लो। सिर्फ यूट्यूबर्स पे मत जाओ, सिर्फ आप इंस्टाग्रामर्स पे मत जाओ, वो तो आपके लिए, वो तो बेसिकली एंटाइसमेंट, इंड्यूसमेंट कर रहा है। जैसे आज सेबी ने बोला कि हम इंड्यूसमेंट मत करो, आप अपनी रिसर्च करो भाई। हाँ, अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी का पता चला कि भाई एक ऐसा एसेट क्लास अवेलेबल है, उस पर स्टडी करो, उसको समझो, उसके रिस्क को समझो, ठीक है, और उसके बाद घुसो। अगर आपको लगता है भाई रिस्क लेने की आप में क्षमता है, देखो आज लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी क्या बोलते हैं, मेरे पास ₹100 मैं ₹5 क्रिप्टो में डालता हूं।
बहुत इन्फ्लुएंसर्स ये बात बोलते हैं, गलत नहीं बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। आप डालते हैं क्योंकि अपना आपको fundamental समझ नहीं आता। मेरे को तो पता ही नहीं क्या चीज है यार, मेरे को तो समझ नहीं। और गवर्नमेंट इज नॉट वेरी प्रो क्रिप्टो करेंसी। कल को पता चला कोई नोटिस आ गया, क्यों करना है? Exchanges ही बंद हो गई। देखो हमें कोई ऐसे रिटर्न्स चाहिए ही नहीं लाइफ में जो बहुत ऐसे हो कि पैसा आज डाला कल डबल हो जाए, फिर उसके बाद 4 गुना आ जाए, फिर 8 गुना आ जाए। अपने को वो सब नहीं चाहिए। अपने को पता है कि साल का 20-25% एक अच्छा रिटर्न होता है, अपन वो बना लेते हैं। सो व्हाई टू वरी दैट मच? तो मेरा हमेशा लॉजिक ये रहता है, ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा देर कमाना है, ठीक है? क्योंकि ज्यादा कमाने के चक्कर में जो होता है वो भी चला जाता है हाथ से। तो मेरे को अगर रिस्क लेना होता है तो मैं फिर भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वहां पे मैं एटलीस्ट जानता हूं, बिजनेस देख रहा हूं, मेरा कुछ कंट्रोल है उस बिजनेस पे। जिस चीज पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है यार, मैं उस पर कैसे बेट ले लूं? आपका सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट कौन सा था? सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा मेरा, अभी तक वैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट में बहुत मैसिव लॉस नहीं किया। सिर्फ एक जगह मेरे को थोड़ा सा पीड़ा होती है, वो है कि कभी किसी को लोन दे दो ना दोस्त को, तो वो वापस नहीं करता। और मतलब वो दोस्ती भी टूटती है, वो मतलब इरिटेशन भी होती है, लॉस भी होता है, बहुत कुछ खराब होता है। तो अब हमने पॉलिसी बना ली है कि भाई दोस्ती पहले दिन तोड़ लो, क्योंकि बाद में टूटने ही वाली है। तो पहले उसको बोलते देख भाई, अगर 2 तरीके हैं लोन, या तो मैं दूंगा नहीं, और या दूंगा तो तू कुछ गोल्ड छोड़ के चला जा। तूने 30 दिन बोला है, मैं 31वें दिन जाके गोल्ड बेच दूंगा, तेरी प्रॉब्लम है, तुझे मेरे को पैसे वापस करने, मुझे अपने पैसे की भीख नहीं मांगनी तेरे से, ठीक है? तो अपन ने पॉलिसी बना ली है, अपन भी मुथूट बन गए कि भाई अगर तुम पैसा लेके जाना चाहते हो, तुम्हें चाहिए 50,000 रुपए, तो रख जाओ 10 ग्राम सोना। तुम जिस दिन 30 दिन बोले हो, 31वें दिन मैं चला जाऊंगा, मेरे को ब्याज नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है दोस्तों? ब्याज नहीं चाहिए। मैं गया, मैं मुथूट मैं जाऊंगा सोनारे के पास, ये दे दूंगा, मेरे को वो 75,000 देगा, 50 खुद के रख के तुम्हारे पास 25 बचवा दूंगा। आर्ग्यूमेंट ही नहीं चाहिए लाइफ में। अच्छा, अगर हम स्टॉक्स पे वापस आते हैं, तो आपने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था? नहीं किया। आपको क्या लगता था कि पेटीएम क्यों नहीं चलेगा? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को, मैं जब फाइनेंस सीखता था, पढ़ता था, मुझे एक चीज सिखाई गई थी कि अर्निंग्स के बिना कोई वैल्यूएशन नहीं होती, ठीक है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एक रेशियो, पीई रेशियो, पीई रेशियो जिसे हम कहते हैं। तो जिस कंपनी की अर्निंग्स नहीं, उसका आपकी वैल्यूएशन किस बात की? पहली बात तो मेरे माइंड में ये थी। दूसरी बात, अगर आप एक कंपनी में 50-60 हजार करोड़, 80,000 करोड़, लाख करोड़ की वैल्यूएशन में घुसोगे, तो अपना पैसा दुगना कैसे करोगे? मेरे को अगर 4 साल में, 5 साल में भी दुगना करना है, 3 साल में भी दुगना करना है, तो मैं 1 लाख करोड़ की कंपनी में अगर घुसूंगा, तो वो 2 लाख करोड़ की कब होगी? नया 1 लाख करोड़ कब जोड़ेगी अपनी वैल्यू में? तो मतलब ये है कि हमें लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वहां पे इन्वेस्ट करने के मुकाबले में मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप्स में करना चाहिए। गुड क्वेश्चन। देखिए, आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट लार्ज कैप हो सकता है। आज मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं टीसीएस में करूंगा। कितना % लार्ज कैप में होना चाहिए? आप रखो, देखिए आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आप यंग हो तो आप कम कर सकते हो, स्मॉल कैप पे ज्यादा बेट ले सकते हो। अभी ना सर, मतलब इसको प्लीज सेबी का पहले क्लियर कर दो भाई, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, नहीं तो पता चला चिट्ठी आ गई, कोई किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ एक माइंडसेट का कि मैं इस थीसिस पे इन्वेस्ट करूंगा। देखो, जिस आदमी का कोई डिसिप्लिन नहीं होता ना, उस आदमी को कभी रिटर्न्स नहीं मिल सकता। आपका इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है। कोई भी लाइफ जो है डिसिप्लिन के हिसाब से चलती है। लोग रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। जब वो कोविड में डिसिप्लिन टूटा, तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। वापस वो डिसिप्लिन लाना नामुमकिन हो गया। मतलब वर्क फ्रॉम होम लोग आ ही नहीं रहे थे, ऑफिस ही नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन टूट गया। जो 100 साल में डिसिप्लिन बने थे, वो डिसिप्लिन अचानक से डिसरप्ट हो गए, और सिर्फ 1-2 साल के डिसरप्शन में इतनी गंदी तरह डिसरप्ट हो गए कि लोग वापस ही नहीं आना चाहते। ठीक है?
इसी तरह इन्वेस्टमेंट का भी आपका डिसिप्लिन होता है। सो अभी आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? रियल एस्टेट में है कुछ? नहीं, मैं रियल एस्टेट नहीं करता। तो मैं खुद रियल एस्टेट में बहुत साल काम किया है, बट मैं रियल एस्टेट में नहीं करता। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। मेरा पैसा लिक्विड होना चाहिए कि जब मन किया निकाल कहीं और डाल। यस, कहीं और डाला, मेरे को चाहिए जो भी चाहिए, तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो रियल एस्टेट में हम ऐसा नहीं कर सकते? रियल एस्टेट में देखिए लिक्विडिटी है ही नहीं। अगर आप कोई भी घर भी लेते हो तो घर लोगे तो अच्छा, घर रियल एस्टेट में ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ये सब अगर आप मिला दो तो 10 से 12% तो आपको स्ट्रेट अवे सरकार को देना पड़ता है। तो आप 1 करोड़ का घर लोगे तो 12 लाख तो सरकार लेके चली जाएगी। और एनुअल रिटर्न एक एवरेज पे कितना मिलता है? 2%, 3%, ज्यादा से ज्यादा। आपको ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड रियल एस्टेट में बहुत बहुत ज्यादा बूम आया है? हाँ, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। तो क्या लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है? नहीं, देखो ये ना एक ट्रेंड होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपको रियल एस्टेट की ग्रोथ देखनी है तो जब स्टॉक मार्केट बेटर रिटर्न्स देता है तो उसके बाद रियल एस्टेट बेटर रिटर्न्स देता है। क्योंकि जब एक बार लोग स्टॉक मार्केट में कमा लेते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि अब तो चलो पैसे यहां कमा लिए, कुछ इसका करते हैं, घर खरीदते हैं, तो तब घरों की सेल्स जो है वो बढ़ जाती है। तो वो फायदा रियल एस्टेट को भी स्टॉक मार्केट का मिला, बिकॉज इतनी बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हुई क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उसमें से रिटर्न्स कमाए, तो उन लोगों ने सोचा चलो यार अब कहीं घर ले लेते हैं। एक ना बहुत ज्यादा डिबेट चलती है रेंटिंग वर्सेस ओनिंग अ हाउस। आपको क्या लगता है कि जो हमारा अर्ली 20s होते हैं, 20 से 30 के एज में, हमें रेंट पे रहना चाहिए या फिर खुद का घर खरीदना चाहिए? देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है। पहली चीज तो ये है कि आप जिस लोकेलिटी में रहना चाहते हो क्या आप वहां पे अफोर्ड भी कर सकते हो लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप नोएडा में, प्राइम नोएडा में लेना चाहते हो तो आपका घर 1.5-2 करोड़ का है तो आपके पास 40 लाख है डाउन पेमेंट करने को, फिर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का लोन, उस पर 1.5 लाख रुपए की ईएमआई, ठीक है। पर यही 2 करोड़ अगर आप घर पे किराए पे लेने जाओगे तो आपको ये 30-35 हजार रुपए किराए पे मिल जाता है विद जीरो डाउन पेमेंट। यानी कि रेंटल यील्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेंटल यील्ड है ही इंडिया में कहीं भी नहीं है। 2%, 3% से ऊपर की रेंटल यील्ड कहीं भी नहीं है। तो अच्छा, अर्ली 20s में आप पता चला आपने जॉब चालू किया या कुछ चालू किया, उसके बाद आपको लोकेशन पसंद नहीं आई, जॉब पसंद नहीं, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, फिक्स ही नहीं है कहाँ पे रहना है। तो आप खुद ही रोटेटिंग हो। तो जब आप रोटेटिंग हो तो आप अपने आप को फिक्स क्यों करना चाहते हो घर लेके? आज मेरे पास खुद के पास अभी तक घर नहीं है, मैं 40 साल का हो गया, मेरे पास घर नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ, आई डोंट हैव अ हाउस। और बल्कि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, हर 2-3 साल में शिफ्ट करेंगे, कोई नए घर में जाएंगे, कोई नई जगह पे जाएंगे, बढ़िया इंटीरियर्स मिलेगा, लैंडलॉर्ड सारा काम करवा के देगा, हम भी चिंता करें। तो मैं तो खुद बहुत वेरिएबल लाइफ जीना पसंद करता हूं। मैं ये चाहता नहीं कि आप घर ले लिए, हाँ कब लूंगा जब मैं, हो सकता है 50 साल का हो जो मैंने फिक्स कर लिया मैं यहां लेना चाहता हूं, अब हो सकता है मैं दिल्ली रहना ही ना चाहूं 2-3 साल बाद, मेरे को लगे यार पहाड़ों में चलते हैं, कहीं आराम से वहां रहते हैं, अपना तो ऑनलाइन काम है, कहीं शहर में आना भी होगा तो महीने में 3 दिन के लिए शहर आ जाएंगे, तब होटल में रह लेंगे। तो आप कहाँ रहना चाहते हो, कब रहना, अच्छा मेरे को लगता है नहीं यार मेरे को तो अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर दुबई में बहुत अच्छी मिल रही है तो मैं दुबई शिफ्ट कर जाऊंगा। तो आज मेरे पास वो ईज है क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, मेरे को कोई ईएमआई नहीं देनी है, और उतने ईएमआई से ऊपर की मैं एसआईपी कर देता हूं तो मैं उसमें रिटर्न्स कमा लेता हूं। तो अच्छा, ईएमआई बाउंस होगी तो आपका सिबिल खराब होगा, एसआईपी बाउंस होती है तो आपका सिबिल खराब नहीं होता। ये तो है। तो इस तरह से बहुत फायदे हैं जब आप ईएमआई नहीं रखते अपनी जिंदगी में। तो ये जो अभी हम देखते हैं अपने आसपास, खासकर एनसीआर में, गुड़गांव में तो बल्कि कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो 100 करोड़ में फ्लैट दे रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड? देखिए ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू ना परसेप्शन होता है। अगर एक बंदा बेचने को तैयार है और एक बंदा खरीदने को तैयार है तो काय का ओवर वैल्यूड है? तो खरीद हो गया, ट्रांजैक्शन तो पूरा हो गया, ठीक है। बीच में हाँ ये हो सकता है कि ये 100 करोड़ का घर अब कोई 95 करोड़ ऑफर कर रहा है और कोई खरीदना नहीं चाहता तो लोग कहेंगे ये इलिक्विड हो गया। ओवर वैल्यूड नहीं है, इलिक्विड हो जाता है। इतना बड़ा एसेट इलिक्विड होता है नेचर में। यानी कि अगर यहाँ पे अभी जैसे कि हम रियल एस्टेट अक्सर ये देखकर खरीदते हैं इनिशियल स्टेजेस में कि यहाँ पे किस किस तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि अभी ये जेवर एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कल को ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि ये प्रोजेक्ट होल्ड हो गया है तो बैंड बज जाएगी, फिल्म सिटी होल्ड हो गया है, बैंड बज जाएगी, तो रियल एस्टेट यहाँ पे वापस। देखो आप है ना, दो अलग बात करो, मैं आपको समझाता हूं। एक 100 करोड़ का एसेट आपने बताया मेरे को, आप कमेलियास की बात कर रहे हो, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, 100 करोड़ लाइफस्टाइल होता है। जो 100 करोड़ डाल रहा है ना उसके ऊपर इंटीरियर में वो 15 करोड़ डालने वाला है, ठीक है। वो घर वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो उन सेट ऑफ लोगों के साथ रहना चाहता है। नेटवर्क मैटर करता है, बिल्कुल। उसको हो सकता है वो 100 करोड़ रुपए वो 2 साल के अंदर रिकवर भी कर लेगा नेटवर्किंग से। बिल्कुल। इसलिए इन असेट्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेट्स नहीं कहते, इनको आरओई असेट कहते हैं। आरओई का मतलब होता है नहीं, रिटर्न ऑन ईगो। ये अहंकार असेट्स है। हाँ,
कि भाई मेरा 100 करोड़ का घर है और मैं किसके बगल में रहता हूँ, मैं केपी सिंह के बगल में रहता हूँ, मैं सिकोया के इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के बगल में रहता हूँ, मैं इसके बगल में रहता हूँ, मैं उसके बगल में रहता हूँ। ये एसेट्स ना हम जो अभी तक वो उस मानसिकता पे पहुंचे नहीं है, वो सोच नहीं सकते वो क्यों खरीदते हैं। हम कहते हैं गधा है, 100 करोड़ का घर ले लिया। वो गधा नहीं है, उसको पता है कि वो 100 करोड़ अगले 2 साल में डील्स के थ्रू रिकवर कर लेगा। जितने लोग होटल बनाते हैं हमारे देश में, वो इसलिए नहीं बनाते उसमें रिटर्न्स, उसमें तो रिटर्न्स 6-7% एफडी से कम है, पर वो लोग वहां पे बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं लोगों को। तो इसलिए इन एसेट्स को रिटर्न ऑन ईगो एसेट्स कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट्स नहीं कहा जाता। तो ये जो मानसिकता है ना, ये थोड़ी बाद में आती है, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, उसके बाद इस तरह की मानसिकता डेवलप। अच्छा, आप क्लब में मेंबरशिप लेते हैं 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की डीजीसी में मेंबरशिप, दिल्ली गोल्फ क्लब में, तो क्यों दे रहे हो 25 लाख रुपए गोल्फ खेलने के लिए? कतई ना जाते आप। वो तो वैसे भी अमेरिकन एक्सप्रेस का 60,000 रुपए का कार्ड लो, आपको वैसे ही 4 जगह गोल्फ करने फ्री भेज देगा। पॉइंट क्या है, आप उस क्लब में जाना चाहते हो। तो ये जो क्लब आप अपने लेवल अप करते हो ना लाइफ को, जब आप अपनी मानसिकता बेटर करते हो, तो ये सारी चीजें आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती हैं लाइफ में। और वो लेवल तब आता है जब आप इस तरह से थॉट प्रोसेस रखते हो। मारवाड़ी घर बनाते हैं, मैं मारवाड़ियों को बहुत पसंद करता हूं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त है। मारवाड़ी जब घर बनाते हैं ना, बहुत लाविश खर्चा करते हैं, उनसे वैसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। पर घर में जब होता है तो हम कहते हैं 3M ऑफ मारवाड़ी। 3M, एक होता है मंदिर, एक होता है मंडप, एक होता है मकान। मंदिर में जम के डोनेशन करेंगे, मंडप मतलब शादी में जम के खर्चा करेंगे, और मकान यानी मकान बनाते वक्त जम के खर्चा करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये उनका स्टेचर सेट करता है, इससे उनका स्टेचर सेट होता है। इनसे अगर एक मकान बनाएंगे तो ये सोच के बनाएंगे कि यहाँ पे मेरी डीलिंग्स होंगी, इंपॉर्टेंट लोग आएंगे मेरे घर पे, ऑरा क्रिएट होगा, तो वो अलग तरीके से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ये जेवर का एयरपोर्ट आ गया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो मानसिकताओं का फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए जो 100 करोड़ असेट्स है, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट असेट्स, दे आर डिफरेंट असेट्स। ये वो उस लीग में रहने की कॉस्ट है कि आप वो टॉप लीग में रहना चाहते हो। आपको क्या लगता है जो रियल एस्टेट में प्राइसेस का इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है अचानक से पोस्ट कोविड, ये इसको रियल एस्टेट बबल कहा जा सकता है? देखिए, बबल का मतलब होता है कि जब वो आम आदमी के पहुंच से बाहर पहुंचने लग जाए। ठीक है, जब आम आदमी के बाहर पहुंचने लग जाए। मुझे अभी लग रहा है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर काफी जगह भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी के पहुंच से बाहर हुआ है। और क्या होता है कि अब क्या हुआ, वेल्थ बहुत ज्यादा लोगों के पास आई है पीछे कुछ सालों में। चाहे मैं कहता हूं अभी भी वो डिस्पैरिटी बहुत है, पर वेल्थ अभी भी बहुत ज्यादा लोगों के पास आ चुकी है। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों के पास आ चुकी है, तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अयोध्या खुला, राम मंदिर खुला, तो लोगों का मन कर गया, अरे यार जाओ वहां पे 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ का घर ले लो। अच्छा, इजी पेमेंट स्कीम्स, आज वृंदावन में मेरे पास इतनी डील्स आती हैं, 60 लाख में प्लॉट ले लो, 50 लाख में प्लॉट ले लो, 70 लाख में प्लॉट ले लो। तो 60-70 लाख रुपए अब एक बड़ा अमाउंट रहा नहीं है। ठीक है, आदमी सोचता है यार 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा, अपन कल को जाके वहां पे मकान बना सकते हैं 50 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का। अभी किश्त क्या है, 50-60 हजार 70 हजार की किश्त देनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो मेरे को अभी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बबल है इस टाइम पे। अभी बबल नहीं कहूंगा मैं, अभी डिमांड सप्लाई इक्वेशन डिमांड के फेवर में। अच्छा, जैसे कि रियल एस्टेट बबल के अलावा अभी हम स्टार्टअप बबल की बात करते हैं। मतलब हर किसी का एक ही नजरिया है कि स्टार्टअप शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे और फिर मार्केटिंग में या फिर किसी भी चीज में कैश बर्न करेंगे। अभी जो जोमेटो के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल जी, उन्होंने एक 100-150 करोड़ का बंगला खरीदा है, जबकि कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन फाउंडर मौज में है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? देखो, अब तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी है स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स। पिछले क्वार्टर उन्होंने 175 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन वो 150 करोड़ का बंगला खरीद रहे हैं। हाँ, तो वो देखिए उनके पर्सनल वेल्थ है, उनके पास शेयर्स हैं कंपनी के, उन्होंने तनख्वाह लिया कंपनी से, वो कंपनी के पैसे से नहीं कर रहे। उनके पास शेयर्स जो कंपनी के, अगर थोड़े से वो शेयर्स बेच देते, आज कंपनी 1,30,000 करोड़ की वैल्यूएशन है उसकी। ठीक है, तो 1,30,000 करोड़ में अगर वो 0.1% भी शेयर्स बेच देंगे तो उनके पास 130 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो 130 करोड़ रुपए का वो घर खरीद सकते हैं। तो उनके पास अभी भी 5-7% है कंपनी में, तो वो करते रह सकते हैं। उन्होंने इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लिया है सबके लिए कि उसका छोटा सा प्रपोर्शन भी बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है वो मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है जो आपने पहली बात बोली कि लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप को मैं फंडिंग के बेस पे बनाऊंगा। ठीक है, कि मेरे को कोई फंडिंग मिल जाए 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, फिर धीरे धीरे 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, और मैं सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाऊंगा। सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना का फंडिंग से कोई बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं। सक्सेसफुल स्टार्टअप बनती है जब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होता है, लोगों की प्रॉब्लम आप ठीक से सॉल्व कर सकते हो, आप राइट कम्युनिकेशन से उनको समझा सकते हो और प्राइसिंग ठीक करते हो ताकि आप राइट प्राइस पे लोगों की सर्विस कर सको। ठीक है,
तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टअप का कल्चर खराब है, मुझे ये खराब लगता है कि लोग सिर्फ फंडिंग पे निर्भर करते हैं कि हम फंडिंग होगी तो कुछ कर पाएंगे। ये नपुंसकता जो है ये नहीं होनी चाहिए। आज देश में 6.5 करोड़ एसएमईज हैं, वो कोई इस फंडिंग से स्टार्ट नहीं हुए थे, उन्होंने भी धीरे धीरे ट्रेडिंग करके कुछ करके बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद उसको स्केल किया। अगर आप एक लेवल पे बिजनेस को पहुंचा देते हो, एक बिजनेस की वायबिलिटी दिखा देते हो कि बिजनेस वायबल है, तब फंडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप सिर्फ यही सोच के आ रहे हो कि यार मैं तो फंडिंग होगी तो बिजनेस चालू करूंगा, तो दैट मीन्स आपके आइडिया में कुछ दम ही नहीं है, आपको वो काम करना भी नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल थॉट है। आपके अकॉर्डिंग सीक्रेट ऑफ मेकिंग जनरेशनल वेल्थ क्या है? बहुत सिंपल है, लगे रहो, पैसे डालते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, लंबे सिर्फ समय तक stocks इन्वेस्ट में? करो। हाँ, सिर्फ स्टॉक मार्केट में, एसआईपीज में, या कहीं और भी? देखिए जनरली तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो इक्विटी से ही हो सकती है। आप जब तक इक्विटी होल्ड नहीं करते हो किसी चीज की, कोई भी फिक्स्ड रिटर्न आइटम आपको जनरेशनल वेल्थ नहीं बना के दे सकती। अगर कोई बोलता है मैं 10% फिक्स्ड दूंगा, वो आपको जनरेशनल वेल्थ नहीं बना के दे सकती। पर यही अगर 10% की कंपाउंडिंग इक्विटी की रिटर्न्स होगी तो वो आपको जनरेशनल वेल्थ बना देती है। क्योंकि फिक्स्ड में क्या होता है, आपको पैसिव इनकम बन जाती है, आपके हाथ में पैसा आ जाता है, वो ग्रो नहीं करता, कंपाउंड नहीं करता। ठीक है ना, हमें कंपाउंडिंग चाहिए, कंपाउंडिंग इक्विटी में पॉसिबल है। तो इसीलिए इक्विटी इज अ बेटर प्रोडक्ट देन एनी अदर। बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कंपाउंडिंग को किस तरह से समझ सकते हैं? कंपाउंडिंग आप ये समझिए कि भाई जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बहुत सिंपल है ये कंपाउंडिंग करना। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका पैसा 24% पे कंपाउंड करता है, ठीक है, तो 10 साल में वो अगर आपने 1 रुपया डाला होगा तो वो 10 साल में 10 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब अगले 10 साल में वो कितना होगा? 20 रुपए? हाँ 20 रुपए नहीं, अब वो अगले 10 साल में बन जाएगा 10 × 10 100 रुपए। तो आपने पहले 10 साल वेट किया तो वो 1 का 10 ही हुआ, पर अगले 10 साल वेट किया तो वो 10 का 100 हो गया। यानी कि रिटर्न पे भी रिटर्न मिला। रिटर्न पे भी रिटर्न मिला, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं जैसे। हाँ। अब 30 साल में क्या होगा? 1000 गुना। अब वो 1000 गुना हो जाएगा। 40 साल में 10,000 गुना हो जाएगा। ये पावर है कंपाउंडिंग की। और एक जीरो ऐड कर रहा है वो। वॉरेन बफेट की वेल्थ कभी कम नहीं होती है। बाकी देखो वॉरेन बफेट क्यों पैसा बना पाए, वो 60 ईयर्स से कंपाउंडिंग कर रहे हैं। उनका एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 19.8%। जब से बर्कशायर हैथवे बना है तब से लेके आज तक सिर्फ 19.8% पर एनम उन्होंने बनाया, पर फॉर 60 ईयर्स बनाया। यानी अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपए डाले होते, बर्कशायर हैथवे में 1965 में, तो आज वो 100 करोड़ से ऊपर होता। सिर्फ 10,000, एसआईपी नहीं कह रहा हूं मैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज आज 100 करोड़ से ऊपर की वेल्थ क्रिएट करके बैठा। अच्छा, बर्कशायर हैथवे से मुझे एक चीज याद आई। मैंने सुना है एक कंपनी है ब्लैक रॉक। हाँ बिल्कुल है, जो कि लगभग पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज भी असल में ब्लैक रॉक ही है। आपको ऐसा लगता है? देखो मेरे को इसका बहुत ज्यादा पता नहीं, वो ब्लैक रॉक पता है, इल्यूमिनाटी का नाम सुना है। हाँ। पर मेरे को कोई उसका मतलब उसके आगे का सर पैर नहीं पता। ये फिक्शनल चीजें हैं, फिक्शनल चीजों पे मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। ब्लैक रॉक इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। आज $10 ट्रिलियन यानी इंडियन इकोनॉमी का 2.5 गुना उनके पास असेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब आज 2.5 इंडिया एक ब्लैक रॉक है। हमारे देश की जीडीपी को या किसी भी कंट्री की जीडीपी को किसी के नेटवर्थ या फिर नेट वेल्थ से कंपेयर करना सही रहता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ असेट अंडर मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, वेल्थ की, उनके इंडिविजुअल नेटवर्थ की बात नहीं हो रही। आज ब्लैक रॉक के पास जितने निवेश हैं दुनिया में, उनकी वैल्यू $10 ट्रिलियन है। अब $10 ट्रिलियन समझाऊं कैसे लोगों को? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एक इंडिया $4 ट्रिलियन। हाँ, एक साल में। हाँ, मतलब साल वहां भी $10 ट्रिलियन ही है ना। वैल्यू ऑफ इंडिया जो वो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो $4 ट्रिलियन करता है एक साल में। यानी 2.5 इंडिया एक साल का, वो उसकी पूरी नेटवर्क। हाँ, तो 2.5 साल के इंडिया की जीडीपी एक ब्लैक रॉक के बराबर है। यस। और क्योंकि इंडिया के पास एसेट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जीडीपी से ही कंपेयर किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ब्लैक रॉक का असल बिजनेस क्या है? फंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट में। बस वेल्थ मैनेजमेंट का मेन बिजनेस है। सबसे बड़े एसेट्स कौन कौन से होंगे उनके पास? देखिए वो लोग बहुत कुछ ओन करते हैं। वो स्टॉक्स ओन करते हैं, वो रोड्स ओन करते हैं, वो ट्रेन नेटवर्क्स ओन करते हैं, वो मोबाइल नेटवर्क्स ओन करते हैं, वो तो बहुत चीजें, गोल्ड माइंस ऑपरेट ओन करते हैं, कोयले की माइंस ऑपरेट करते हैं। ऐसी कंपनीज का गवर्नमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस रहता है? किस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं? देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि जिसके पास पैसा है वो कंट्रोल करता है।
जैसे बस। कि इंडिया में खबरें आती हैं कि मतलब हाँ, इट इज अंबानी अडानी बिल्कुल कंट्रोल करते हैं क्योंकि वेल्थ उनके पास है। आज देश का अगर 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन होता है तो पूरे देश का 130 करोड़ लोगों का और सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मिला के जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से 3% अकेला अंबानी का होता है। अंबानी का नेटवर्थ तभी भी इंडिया में टॉप पर था जब लास्ट गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, और अभी बीजेपी गवर्नमेंट में भी वो टॉप पर ही हैं। तो ऐसा क्या था कि वो बीजेपी सपोर्ट करते हैं और उस पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, या फिर वहां से उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए? देखो, आप नेटवर्थ आपकी ज्यादा कम जो है वो गवर्नमेंट पे बेस्ड नहीं होती, आपके काम पे बेस्ड होती है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और मुकेश अंबानी कहते हैं कि भाई मैं तो अब दुकान बंद कर रहा हूँ, भाई मैं कोई रिटेल नया नहीं खोलने वाला, जो मेरे पास तेल के कुएं मैं वही चलाने वाला, ठीक है। रिलायंस का टैगलाइन क्या है? ग्रोथ इज लाइफ। वो लोग ग्रोथ के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। उनकी दो प्रॉब्लम है, वो छोटा नहीं सोच सकते और बिना ग्रोथ के कुछ नहीं सोच सकते। ये छोटी सी प्रॉब्लम है उस फैमिली की, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को उन्होंने बिजनेस बना दिया। आप बहुत सिंपल है कि आज अगर लोग कहते हैं अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, ये दे दिया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा लोगों को देने का। आपको मेरे को देंगे, हमने ऐसा क्या उखाड़ा कि हमें देंगे? आज अगर एक सरकार को एक एयरपोर्ट देना है, 50,000 करोड़ का एयरपोर्ट बनाना है, तो किसको देगा? अडानी ऑब्वियसली उन्हीं को देगा ना, एलएनटी को दे देगा ज्यादा से ज्यादा। तो आज इंडिया में गवर्नमेंट के पास ही विकल्प नहीं है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मुश्किल से 8-10 हैं जो काम पकड़ सकती है। आज अडानी का अगर आप सिस्टम देख लो ना, जिस तरीके से वो काम करवाते हैं, तो हम खुद ही बोलेंगे यार सरकार बहुत अच्छा कर रही है अडानी को देके। उन्होंने क्रिएट किया है। देखो, कोई भी चीज, इतना बड़ा बिजनेस ना तुक्के से नहीं बनता। कोई बिजनेसेस तुक्के से नहीं बनते। आज लोगों ने एलिगेशन डाली थी कि अडानी को सरकार ने 1 रुपया पर एकड़ में जमीन दी पोर्ट के लिए, मुंद्रा पोर्ट के लिए, ठीक है। वो जमीन धसी हुई थी, पानी के अंदर थी। मतलब मोदी जी को सल्यूट है कि उन्होंने पानी के नीचे की जमीन को, जो हाईटाइड आता था, बेच दिया। उनको सल्यूट है, 1 रुपए के एकड़ में बेच दिया। वो बेचारा वहां बैठ के रेक्लेमेशन कर रहा है, वहां पे उसने पोर्ट बंदरगाह बना दिया, उसके बाद उसको ऑपरेट कर रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, दुनिया में टॉप 3 पोर्ट्स में आता है मुंद्रा पोर्ट। उस जमीन को काम करने लायक बना दिया, पैसा बना के दे रही है जमीन। तो आज अगर वो पैसा कमा रहा है 40 साल बाद, 30 साल बाद, तो उसके 30 साल पहले के रिस्क को तो देखो ना। हमारे यहाँ क्या है, लोगों को जिस दिन पैसा दिखता है ना कि ये बंदा पैसा कमा रहा है, तब वो गंदा हो जाता है। उसके पहले उसने जो मेहनत करी, निवेश किया, रिस्क लिया, उसको क्या पता था यहाँ पे मैं अगर जमीन धस गई तो क्या होगा? वो सब रिस्क लिए ना उसने। आज जब उसने वो सब रिस्क लिए तो उसका रिवॉर्ड पा रहा है। जब वो रिवॉर्ड पाता है तो सारे पहुंच जाते हैं कि भाई हमारे को भी रिवॉर्ड का शेयर दे दो। वो रिस्क कोई नहीं लेने आता है ना, रिवॉर्ड का शेयर लेने आ जाते हैं। तो आई थिंक वो ये मानसिकता का इशू है। इंडिया इज अ कंट्री विच हैज इशू ऑफ मेंटालिटी। मतलब हम किसी को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख पा रहे। आपको ऐसा लगता है जैसे कि यूएस में क्या है, यूएस में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और बिजनेसेस, ये वाला माइंडसेट है। हाँ। लेकिन मतलब खुल के जीने वाला, बिल्कुल, पार्टीज करना, अपने ऊपर स्पेंड करना और असल में लग्जरी को फील करना। लेकिन इंडिया में क्या है, अगर एक बार हम पैसा बना भी लेते हैं तो हमारा सेविंग माइंडसेट है। बिल्कुल। तो ऐसा आपको लगता है कि जो लोग इंडियन जो लोग हैं, जो बिलियनर्स बन गए, वो भी इसी तरह सोचते हैं? देखिए, बिलियनर्स की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो प्रोग्रेस और ग्रोथ की होती है। बस एक चीज याद रखना, वो ग्रोथ सोचते रहते हैं। अगर मुकेश अंबानी आज 1000 करोड़ की पार्टी भी करता है ना, तो उसके पीछे भी वो ग्रोथ सोच रहा होता है कि चल मैं एक डील फेसबुक के साथ कर लूंगा, एक डील माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर लूंगा। वो अपने 1000 करोड़ रिकवर करा लेता है, ठीक है। तो ये लोग जो, इन लोग का जो थॉट प्रोसेस है ना, ये हमारे आम व्यक्ति से बहुत अलग है। बहुत अलग सोचते हैं ये लोग। जैसे मैं आपको बताता हूं, अडानी रियलिटी के जो सीईओ हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पहले साथ में काम करता था जब हम रियल एस्टेट में। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछ रहा था उनसे कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट गौतम अडानी। तो मैंने बोला, आप लोग को मैंडेट मिला होगा कि वी वांट टू बिकम द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, ऐसा विजन मिला होगा? बोलते नहीं, बोला हमारा विजन था टू बिकम द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन द वर्ल्ड। मतलब मैं सबसे बड़ा क्या सोच पाया इंडिया, वो क्या सोच रहे हैं, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? वर्ल्ड से, कि आई वांट टू बिकम द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन द वर्ल्ड। अगर हमारे देश का कोई व्यापारी ये सोच रहा है कि उसको दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर बनना है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको गाली देनी चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। तो बस दैट्स इट, दैट्स द आंसर। ये माइंडसेट है। गेम सारा मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ माइंडसेट है। आज अगर वो मुझे बताते हैं कि गौतम अडानी रात को 12-1 बजे ईमेल्स पे रिप्लाई करते हैं। आज क्या उम्र है उनकी? 60 से ऊपर है। कितने साल से काम कर रहे हैं? 40-45 साल से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि 35 साल काम किया, आदमी रिटायर हो गया, उसके बाद वो घास काट रहा होता है, कुत्ते घुमा रहा होता है, ठीक है।
ये भाई क्या कर रहा है, रात को 2 बजे बैठ के 1 बजे बैठ के अभी भी ईमेल्स को रिप्लाई कर रहा है, ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। अरे किसके लिए सोच रहा है, उसको क्या जरूरत है, वो तो उतनी रोटी खाएगा, उतने ही चावल खाएगा, उतनी ही दाल खाएगा। इतने पैसे तो है ना अडानी के पास कि वो दाल रोटी चावल खा सकता है। तो अगर वो ग्रोथ सोच रहा है तो उस ग्रोथ से फायदा किसको होगा, देश को होगा, देश के टैक्स कलेक्शन को होगा, एम्प्लॉयज की सैलरी जाएगी, लोगों के वेंडर्स बनेंगे, नए नए छोटे एसएमईज पैदा होंगे, उन एसएमईज में से 100 में से एक एसएमई और बड़ा होगा। अरे हमें, जब तक हम व्यापारी और व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इस देश का भला नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर सरकार को मनरेगा भी देनी है ना, तो मनरेगा भी वो टैक्स के पैसे से देती है, और टैक्स तब ज्यादा बनेगा जब इनकम ज्यादा बनेगी, और इनकम तब ज्यादा बनेगी जब बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे या हम फ्लरिश करेंगे। तो सोशल इकोनॉमी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से ही चलती है। ऐसी कोई सक्सेसफुल ऐसी कंट्री रही है जहाँ पे सोशल इकोनॉमी हो? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला ने देखो कोशिश करी थी सोशलिस्टिक होने की, क्या बाजा बच गया, इतना तेल के कुएं होने के बाद भी खत्म हो गया देश। जिम्बाब्वे में भी सेम हुआ। जहां आप सिर्फ गरीबों की सोचोगे, उनका सोचना बहुत जरूरी है, उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ उनके लिए सोचने से देश आगे नहीं प्रोग्रेस करेगा। आज कितनी हम स्टोरीज देखते हैं जो रैग्स टू रिचेस होती है। मैं अनिल अग्रवाल जी को देखता हूं, फॉलो करता हूं, जो वेदांता के चेयरमैन है, बिहार से आए थे, छोटे गांव से, ठीक है, और उनके उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में इतना प्रोग्रेस किया, वेदांता जैसा एंटरप्राइज बनाया, लंदन में जाके लिस्टिंग करा। अरे हमारे को सारे बच्चों को ऐसा सपना देखना चाहिए, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं तो नौकरी कर पाएंगे। आज स्टार्टअप का जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर होता है वो कहीं पे जाके नौकरी तो कर पाता है ना अच्छी। तो हमें सपना बड़ा देखना है, एटलीस्ट हम सपना तो बड़ा देखें। और वही हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सपना तो बड़ा देखे यार। वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अलग बात है, बट सपना बड़ा देखना तो जरूरी है। अभी जब हम रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे आपके लिंक्डइन पोस्ट की, जो कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में थी। तो आपका नजरिया क्या है दोनों गवर्नमेंट्स पे, या फिर फाइनेंशियली दोनों में से किसने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा किया है और करने की कोशिश की है? देखिए, मनमोहन सिंह जी तो लेजेंड है, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में? देखिए, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। वो हमेशा से एक फाइनेंस के पर्सन रहे हैं, और उनकी जो नीतियां थी 1991 में, उसने ही हमारे लिए नींव रखी इतनी अमेजिंग ग्रोथ के लिए, जो 1991 से लेके आज तक हम जिसका बेनिफिट खा रहे हैं। ठीक है, आज 33 साल हो गए। ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। तो एलपीजी बेसिकली क्या होता है, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। मतलब पहले क्या होता था, बिल्कुल लाइसेंस राज चलता था, आप कंपनी बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे ये सब सरकार तय करती थी। ठीक है, एनवायरमेंट लेवल प्लेइंग नहीं था, हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। आप व्यापार कर सकते हो क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त यार बैठे हैं सरकार में, मैं नहीं कर पा रहा था, मैं छोटा आदमी हूं फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने लिबरलाइज कर दिया। ठीक है, फिर प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज मतलब कुछ जो सरकारी कंपनियां थी जहां पे एफिशिएंसीज नहीं थी, तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट को दे दिया चलाने के लिए। जैसे अभी रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, पर हो नहीं सकता, रेलवेज प्राइवेटाइज होना बहुत मुश्किल है। अगर हुआ तो वो फायदेमंद होगा या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है डील कैसी मिलती है। वन टाइम सेटलमेंट मिलेगा तो फायदेमंद नहीं होगा, रेकरिंग रेवेन्यू मिलेगा तो बहुत फायदेमंद होगा। यानी सरकार ये कहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार में 2 लाख करोड़ दो और ले लो, वर्सेस वो कहेगी अभी तो हमारे को 1 लाख करोड़ दो, पर रेवेन्यू में से 5% जिंदगी भर हमें दो। क्योंकि रेलवे जब ग्रो करेगी तो आज के रेवेन्यू से 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा अगले 10-20 साल में, तो सरकार उसका भी बेनिफिट का, जैसे रॉयल्टी कहते हैं। हाँ, तो डील कैसे स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारी चीजें। और ऐसी डील देने के लिए सिर्फ 3, 4, 5 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर बिल्कुल, ऑब्वियसली उनको भी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो भी आराम से नहीं दे पाएंगे। इंडियन रेलवे इज ह्यूज, बहुत मैसिव। कितना वैल्यूएशन होगा लगभग? नहीं आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं, फ्रैंकली नहीं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा पता नहीं, बिल्कुल कोई गेस। 2 लाख करोड़ क्या होता है यार? 2 लाख करोड़ कुछ नहीं होता। डीमार्ट की वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ है, मतलब तो कोई बहुत 2 लाख 3 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ा नंबर का 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यूएशन होना चाहिए आराम से। इट शुड बी द लार्जेस्ट एवर एंटरप्राइज इन द कंट्री। इट शुड बी। ये रिलायंस टुडे इज 21 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ की कंपनी है। मेरे हिसाब से रिलायंस से बड़ा होना चाहिए। एलआईसी उतना बड़ा नहीं है, एलआईसी मस्ट बी 12-13 लाख करोड़ टाइप्स कुछ हो। तो अभी रेलवे का कुछ कह नहीं सकते, बट प्राइवेटाइज होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने फंड्स भी शायद किसी के पास ही नहीं, कौन खरीदेगा? इलिक्विड है वो, इलिक्विड एसेट है। हाँ, लेकिन इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अभी देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, रहेगा तो फिर भी इंडियन रेलवेज ही, लेकिन जो पर्क्स मिलते हैं लोगों को गवर्नमेंट जॉब में रहकर, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे।
पॉसिबल है, देखो एफिशिएंसीज डेवलप करने के लिए जो प्राइवेट वाला आएगा वो तो काटेगा, कॉस्ट काटेगा, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। वो तो देखेगा कि मैं कहाँ कॉस्ट काट सकता हूँ, कहाँ बेटर रिटर्न्स अपने लिए निकाल सकता हूँ। थोड़ी देर पहले हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात कर रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 साल में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है? लोगों के पास नहीं, मतलब बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड पैसा नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ कि कोविड के बाद है ना, बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रेडिंग चालू कर दी, जो ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा नुकसान काफी लोगों ने झेला है, उन्होंने लॉसेस लिए। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए खो चुके हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। अभी मैं पता है क्या देखता हूँ कि अगर हम आज से 5-6 साल पहले देखें तो बाइक्स फिर भी नॉर्मल थी। जितनी लोगों के घर में 2 व्हीलर था, आज 4 व्हीलर उतना नॉर्मल हो गया है। लोगों के पहले जिनके घर 30 साल 40 साल से मकान नहीं बने थे, अभी पिछले 4-5 साल में आप भी देख रहे हैं कितना तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये सारा पैसा चेन में आया कहाँ से है? कोविड से आया, कोविड के बाद आया, वेल जनरेट हुई है। कैसे? स्टॉक मार्केट से। और जो ऑटोमोबाइल स्टॉक मार्केट से हुई, मैं आपको बताऊं, जैसे कोविड में स्टार्टअप्स में और कंपनीज में, खासकर स्टार्टअप्स में जॉब्स की ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुई थी। कोविड के एरा में जो स्टार्टअप्स थी उन्होंने हायरिंग मैडनेस की तरह करी। टेक्नोलॉजी वाले बच्चे तो जो 3 लाख रुपए कमाते थे उनको 15-15 लाख की तनख्वाह मिलने लगी साल की। वो अलग बात है, बेचारे वापस 3-4 लाख पे आ गए, बट एटलीस्ट उस समय के लिए उन्होंने कमा लिया, एक रीजनेबल अमाउंट कमा लिया। तो आई थिंक दैट टाइम वेल्थ वाज बीइंग क्रिएटेड एट अ वेरी लार्ज स्केल। और कहीं ना कहीं जब इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है तो बिजनेसेस की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल, देखो डिजिटल, आप बात समझो, कोई भी कंट्री को अगर डिजिटल क्या हाईवे, ठीक है, ये सब, ये अपने को जियो ने हाईवे दे दिया कि डेटा ट्रांसफर होगा। तो आज डेटा, उस हाईवे पे आप कुछ भी चला लो। रोड के हाईवे तो फिर भी आप गाड़ी चला सकते हो, पर डेटा के हाईवे पे तो आप कुछ भी चला सकते हो। आप एजुकेशन भी चला सकते हो, स्टॉक ट्रेडिंग भी चला सकते हो, आप कुछ भी चलाते रह सकते हो। तो वो हाईवे तो आपके लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल लेके आए। तो जितना हम उस पोटेंशियल को यूज करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए सबके लिए। जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ साल से काफी अच्छा रिस्पांस दे रही है। लेकिन अगर आप बहुत डेवलप कंट्री है जापान, अब वहां का मार्केट देखो तो वो सालों से माइनस में है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद आपको क्यों लगता है कि उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है? देखो, तो 2-3 चीजें। पहली चीज है उनका ना अर्ली 90s 80s में बहुत बड़ा बबल ब्लास्ट हुआ था। वो इतना बड़ा बबल था कि टोक्यो डाउनटाउन में $90,000 पर स्क्वायर फीट में घर मिलने लगते थे। $90,000 पर स्क्वायर फीट, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s। तो इतना बड़ा बबल जो बना था ना, वो बर्स्ट हुआ ना, तो उसके इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म आया इनके ऊपर, जापान इकोनॉमी। सेकेंड चीज है, जापान इज अ वेरी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, एफिशिएंट इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो वहां पे बिजनेसेस है ना, उनके टर्न अराउंड बहुत फास्ट है। जैसे मारुति की एक गाड़ी बन के तैयार होके बिक के मारुति के पास पैसा है, इस पूरे साइकिल में उसको 45 दिन लगते हैं बस। ठीक है, बस। अब टोयोटा का ये नंबर कितना है? 7 आवर्स। 7 घंटे के अंदर टोयोटा की गाड़ी बन के, निकल के, बिक के पैसा टोयोटा के पास आ जाता है। और ये किस वजह से है? ये किस वजह से? उनकी टेक्नोलॉजीज बेटर है, वो जस्ट इन टाइम पे काम करते हैं। तो उनकी इन्वेंट्री के लिए पैसा, उनको इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ती, इन्वेंट्री के लिए सप्लायर को पहले पैसा नहीं देना पड़ा। और जैसे ही उनका शोरूम में जाता है तो बिल डिस्काउंट होकर बैंक उनको पैसा दे देता है। इसको बिल्स डिस्काउंट। इसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कहीं ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन एफिशिएंसीज, जापानीज आर नोन फॉर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जितने आपके जापान की कंपनीज हैं ये ऐसे ही चलती हैं, वेरी लेस वर्किंग कैपिटल पे चलती हैं। तो वेरी लेस वर्किंग कैपिटल होगा तो यानी कि बैंकों से पैसा नहीं लिया जाएगा ज्यादा। बैंकों से पैसा लिया नहीं जाएगा तो बैंक के पास डिप्लॉय करने के लिए वही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो तुम्हारे और मेरे जैसे सेविंग्स बैंक वालों को क्या इंटरेस्ट देगा? आज आपसे बैंक मुझे अगर 8% एफडी पे देता है तो किसी को 12-14% पे लैंड करेगा तो मुझे 8% देगा। बिल्कुल ठीक है ना, वहां वो लैंड ही नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहता है कि संजय जी आपको पैसे रखने हैं ना, हम आपको ब्याज नहीं देंगे, आप पार्किंग चार्जेस दे दो। पार्किंग चार्जेस क्या होता है? रिवर्स इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट देता हूं, अगर मैंने वहां पे 10 लाख रुपए रखे हैं तो मैं शायद उनको 1% 2% देके जाऊंगा कि भाई मेरे पैसे तुमने सेफ रखे हुए, थैंक यू सो मच। ऐसा है जापान? ये जापान में चलता है, वहां पे उसको पार्किंग चार्जेस कहते हैं। इंडिया में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। और किसी कंट्री में है ऐसा? नहीं, इंडिया, ये सिर्फ जापान में। यानी कि मैं बैंक में अपने पैसे रखूंगा और उसी के लिए मैं पार्किंग चार्जेस दूंगा। इंडिया की इकोनॉमी को भी आप किस तरह से देखते हैं अगले 10 साल में? देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं इंडियन इकोनॉमी पे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक। पहली चीज है कि इस गवर्नमेंट ने तीसरी बार अपने आप को रिपीट किया। ठीक है, कोई भी जब बाहर का निवेशक भारत में आना चाहता है या भारत का भी
एक बिजनेसमैन पैसा डालना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, वो देखना चाहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत बड़े चेंजेस ना हो, बहुत बड़े मैसिव चेंजेस ना हो। तो हमने देख लिया कि ये तीसरा टर्म है इस गवर्नमेंट का, चलो थोड़े कम सीट रह गए 272 से, पर उन्होंने कवर अप कर लिया और उनके सहयोगी साथी भी ठीक ही लग रहे हैं इसमें। हाँ। तो ऐसे कोई मेरे को लग रहा नहीं कि पॉलिटिकल कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ रही है। ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे वो गुड्स बनाने के लिए, इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो उसके बाद जॉब्स बढ़ेंगे, सैलरीज बढ़ेगी, तो ये एक अपने आप में एक बहुत प्यारा साइकिल बन जाएगा। तीसरी चीज है, आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 20,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी का पैसा आ रहा है। ठीक है, आपके मेरे जैसे लोग एसआईपी करते हैं, तो 20,000 करोड़ रुपए आ रहा है। तो यानी जब आज एफआईआई पैसा खींचता है बाहर, तो एफआईआई पैसा खींचेगा, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे को बचा लेते हैं। पिछले 3-4 महीने में एफआईआई ने 50-60 हजार करोड़ रुपए बाहर किया मार्केट के, पर फिर भी मार्केट क्रैश नहीं करी, उल्टा ग्रो ही करी। तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं कि हमारा देश एक अच्छे प्रगति पथ पे है, और मुझे ऐसा लगता है अगले 10 से 20 साल इंडिया का टाइम है। तो 2050 तक हम सुपर पावर बन सकते हैं? मैं सुपर पावर का जजमेंट नहीं देना चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपाउंडिंग स्टोरी राइट नाउ। ठीक है, आज अगर आपको अपना पैसा कंपाउंड करना है तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज यू कैन एवर हैव, एंड इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ वेरी गुड कंपाउंडिंग स्टोरी। पर तब लोगों को इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर अब लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी हो गई है, नॉलेज हो गई है, जिस वजह से बहुत, मेरे को लगता है बहुत फायदा होने वाला है। आज निफ्टी इतना ऊपर जाने के बावजूद भी अपना निफ्टी में हम कहते हैं जनरली कि निफ्टी का पीई कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग जनरली देखा गया कि जब 16-17 के रेंज में होता है तो वो बस उससे ऊपर चालू हो जाता है जाना, और 30 पे आता है तो थोड़ा नीचे मतलब क्रैश हो जाता है। तो हाँ, तो अभी जो रेंज चल रही है वो 23-24 की चल रही है। तो इतना निफ्टी भागने के बावजूद भी निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग्स 23-24 है, यानी कि अभी 7 और बढ़ना बाकी है। हाँ, मतलब 7 बढ़ेगा तो क्रैश का मतलब हिस्टोरिकल कैश क्रैश का चांस हमें दिख सकता है। क्रैश या करेक्शन का? नहीं, 20% डाउन, 20% डाउन, जैसे हम क्रैश ही कहते हैं, करेक्शन नहीं, करेक्शन होता है 5-7-10% डाउन। कितना परसेंट करेक्शन को हम क्रैश बोल सकते हैं? 20%। अगर आपका 20% से ऊपर करेक्शन हो गया तो क्रैश माना जाता है। यानी आज निफ्टी अगर 5,000 पॉइंट करेक्ट हो जाए, 6,000 पॉइंट करेक्ट हो जाए, तो इट विल बी कंसीडर्ड। यानी कि अगर कोई 200 रुपए का स्टॉक है वो 150 पहुंच गया तो देखिए, स्टॉक्स में अलग होता है, स्टॉक्स में तो 40-50% पे क्रैश बोलते हैं, क्योंकि 20% तो स्टॉक ऊपर नीचे होता ही रहता है। इंडेक्स है ना, इंडेक्स तो हैवी वेट है, उसका तो मिक्सचर है सारे स्टॉक्स का, तो इसलिए इंडेक्स में 20% तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 50-50% डाउन हो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैवी वेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मिड साइज कंपनीज, स्मॉल साइज कंपनीज, वो तो सीधा 50-50, 60-60% साफ हो जाएंगे अगर इंडेक्स 20% क्रैश कर गया तो। अच्छा, एक चीज मैं मतलब थोड़ा अजीब सवाल है, अगर रिलायंस 10% करेक्ट होता है तो मार्केट से कितना कैपिटल निकल जाता है? 2 लाख करोड़। 10, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ है, और इतना लोग पैसा खो देते हैं एक दिन में। बिल्कुल खो देते हैं। अगर आपने 3,000 रुपए में रिलायंस आज खरीदा हुआ है और वो अचानक से 2700 हो जाता है, 10% नीचे चला जाता है, तो यस, ऑल ऑफ द क्यूमुलेटिव पीपल विल लूज 10 लाख करोड़। बट उसमें 10 लाख करोड़ में से पीपल विल लूज 2 लाख करोड़। वो 2 लाख करोड़ में से 50% सिर्फ मुकेश अंबानी खोएंगे, क्योंकि 50% शेयर उनके पास है कंपनी के।